हाय हाँ बाजी, आपका फ़ोन है। वो अपने कमरे में लैपटॉप के सामने आयशे को मेल लिख रही थी जब नूर बानो ने दरवाजे से झांक कर सदा लगाई। वो अच्छा कहकर सेंड का बटन दबाकर उठी और बाहर आई। जिंदगी में नाउमीदी इतनी बढ़ गई थी कि फ़ोन की घंटी पे भी चौंकना छोड़ दिया था। मेजर अहमद उसे लैंडलाइन पे कभी भी कॉल नहीं किया करता था, सो उसे दिलचस्पी ना थी कि किसका फ़ोन है। हेलो। उसे क्रेडल के पास रखा उल्टा रिसीवर उठाकर कान से लगाया। बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने और समझने का। मुझे खुशी है कि आपने कलबंदी का सबूत दिया। वलीद का मुस्कुराता लहजा उसे लगता था कि सारे एहसास मर गए हैं, मगर एक उबाल सा अंदर उठा था। हाँ, अभी दिल में कुछ जिंदा था। जो भी कहना है साफ कहो, वो दबे लहजे में गुर्राई। मेरे खिलाफ वो केस वापस लेकर आपने साबित कर दिया है कि आप एक अक्लमंद खातून हैं। लम्हे भर को उसके असाब मफलूज से हो गए। केस वापस? उससे तो नहीं, फिर किससे? मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई केस वापस नहीं लिया। मैं जानता हूँ आपके दबाव पे ही ये हुआ है, और मैं जानता हूँ कि आपने ये क्यों किया है। ये कॉल आपका शुक्रिया अदा करने के लिए थी, और ये पूछने के लिए कि हम फिर कब मिल रहे हैं। वो जैसे बहुत मसरूर और मुतमईन था। उसके अंदर जवार भाटा पकने लगा। बामुश्किल उससे जब्त किया। मैं फोन रख रही हूँ। कल दोपहर 1 बजे मैं जिना सुपर वाले पिज़्ज़ा हट पे आपका इंतज़ार करूँगा। ज़रूर आइएगा। मुझे कुछ अहम बातें करनी है, क्योंकि अभी वो आर्किटेक्ट वाला मसला हल नहीं हुआ। अच्छा, और तुम्हें लगता है मैं आ जाऊंगी? वो और होती हैं कमजोर लड़कियां जो तुम जैसों से डर जाती हैं। माय फुट। इतना गुस्सा आया था कि दिल चाहा ये फोन दीवार पर दे मारे। आपको आना होगा। याद रखें, वो वीडियो मेरे पास है। अगर आप नहीं आई तो मैं आपके घर आकर वो वीडियो आपके ही टीवी पे चलाकर दिखाऊंगा, और ये मेरा वादा है। उसके लहजे की सफा की हया का दिल लरस कर रह गया। मगर जब बोली तो आवाज मजबूत थी। तो फिर तुम कर गुजरो जो तुम करना चाहते हो। ऐसा सोचना भी मत कि तुमसे यूं मिलने चली आऊंगी। जहन्नुम में जाओ तुम। कहकर उससे फोन जोर से क्रेडल पर पटा। फिर तेजी से मुड़कर अब्बा के कमरे की तरफ गई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े टाई की नॉट सही कर रहे थे, ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार। अब्बा, क्या आपने वलीद के खिलाफ केस वापस ले लिया? वो परेशानी से कहती बिना इजाजत अंदर आई। सुलेमान साहब ने चौंक कर उसे देखा और फिर वापस शीशे के सामने होकर टाई की नॉट तंग करने लगे। हाँ, वापस ले लिया। मगर क्यों? पहली बात ये कि वो बहुत ही कमज़ोर केस था। दूसरी बात ये कि हमारे पास कोई खास गवाह नहीं है। और तीसरी बात, उसकी गाड़ी से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। फुरकान भाई को चोट गिरने से आई थी, इसलिए उस केस का कोई फ़ायदा नहीं था। वो अब परफ्यूम उठा के खुद पे स्प्रे कर रहे थे। बीमारी ने उनको पहले से काफी कमजोर कर दिया था, लेकिन अब वो दिन ब दिन रूपे सेहत थे। मगर अब्बा, आप जानते हैं उससे मुझे टक्कर मारने की कोशिश की। हया, मैं उसे इस तरह नहीं छोड़ूंगा। आर्किटेक्ट के साथ मिलकर जो उसने बेईमानी की है, उस पर मैं उसे आड़े हाथ लूंगा। थोड़ा इंतज़ार तो करो। लेकिन अब्बा की बात के बरक्स उनका लहजा गैर संजीदा था। वो मजीद सुने बगैर भागती हुई बाहर आई। चंद ही लम्हों में वो ताया फुरकान के घर थी। ताया अब्बा और साइमा ताई ड्राइंग रूम में अकेले नाश्ता कर रहे थे। लड़के काम पर थे और सोनिया और इरम भी साथ ना थी। ताया अब्बा, वो परेशानी सुन के पास आए। आओ हया, तबीयत कैसी है? वो हमवार लहजे में बोले, साथ ही कुर्सी की तरफ इशारा किया। पहले जैसी मोहब्बत भी नहीं, मगर पिछले कुछ अरसे वाली रुखाई भी नहीं। दरमियाना सा अंदाज। ताया अब्बा, आप लोगों ने वलीद के खिलाफ केस क्यों वापस ले लिया? वो बेचैनी से वहीं खड़े खड़े बोली। सहमत आई उसके लहजे पे बेख्तियार पलट कर उसे देखने लगी। मैंने नहीं लिया, तुम्हारे अब्बा ने लिया है। और वो इतने गलत भी नहीं है। केस कमज़ोर है। वक्त और पैसे ज़ाया करने का फ़ायदा। मगर इस तरह तो वो और भी शेर हो जाएगा। वो समझेगा कि हम। हया, हम सब ठीक हैं। चोट मुझे लगी थी। जब मैं समझौता करने पे मजबूर हूं तो फिर। ताया अब्बा भी शायद वलीद के खिलाफ किसी सख्त कार्रवाई के हक में ना थे। कारोबारी सियासतें, उफ। और आर्किटेक्ट वाला केस? देखो, हम उसको खुल्लम खुल्ला तो डील नहीं कर सकते। कंपनी की साख को नुकसान पहुंच सकता है। मगर तुम्हारे अब्बा उससे ज़रूर निपटेंगे। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। वो जानती थी अब उससे कोई नहीं निपटेगा। उसे सिर्फ और सिर्फ उसको आर्किटेक्ट वाले केस का डरावा दे रहे थे ताकि उसको सीधा करके रख सके। शतरंज, बसात, सियासत। आप नहीं समझेंगे। उसे तासु से नफी में सर झटका। हया, जिहान नहीं आया? सामत आई ने उनकी गुफ्तगू को इख्तिताम पसीरते होते देखा तो रह न सकी। अल्लाह अल्लाह, फिर वही सवाल। उसके असाब ढीले पड़ गए। वो नहीं आ सका ताई। आवाज़ भी धीमी पड़ गई। तो कब आएगा?
तुम्हारे अब्बा और अम्मा तो चाह रहे थे कि तुम्हारा निकाह भी रोहेल के वलीमे के साथ अनाउंस करें, मगर ताई ने अंकारा भरकर बात अधूरी छोड़ दी। वो नामुकम्मल मायनी अहस किए बगैर पलटती। ताया अब्बा इस वक्त अखबार की तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। हर कोई पूछता था कि वो नहीं आया, कोई ये नहीं पूछता था कि वो क्यों नहीं आया। सब अपने मुफाद की बात पूछते थे। जिहान की तो किसी को फिक्र ना थी। उसकी मेल पे आयशे का जवाब आ गया था। उससे कहा था कि वो शाम में ऑनलाइन होगी, तब वो दोनों बात करेंगी। वो आयशे से क्या बात करना चाहती थी वो नहीं जानती थी। बस वो अपना दुख और इसराफ किसी से बांटना चाहती थी। किसी सिपाही की बीवी होकर दिनों हफ्तों महीनों उसका सब्र से इंतजार करना कितना तकलीफदेह होता है वो अब जान पाई थी। कैसी हो? स्क्रीन पे आयशे का शफाफ खूबसूरत चेहरा दिखाई दे रहा था। वो कंप्यूटर के सामने रिवॉल्विंग चेयर पे बैठी थी और बात करते हुए वो शीशे की नन्ही प्याली से तुर्क चाय की खून भर रही थी। मुझे नहीं पता मैं कैसी हूँ, वो उदासी से बोली थी। मिलकर चली बांस और गैचर से बंधे बालों में हया बहुत कमजोर और अफसरदा दिखाई देती थी। क्या हमारा नतुलिया अच्छा नहीं लगा? आयशे ने हैरत अमेज मुस्कुराहट के साथ प्याली साइड पे रखी। कपादोकिया वस्सी अनातोलिया में वाक़या था। नहीं, बहुत अच्छा लगा, वो फीका सा मुस्कुराई। बहारें बता रही, तुम लोग अनकरा भी गए थे? क्या उसके जाने के बाद तुमने अनकरा देखा या वापिस आ गई? मैं कैलीस चली गई थी, उसके लबों से फिसला। चाय की प्याली उठाई, आयशे जरा चौंकी थी। अच्छा, किस दिन गई तुम कैलिस? इतवार को गई थी, मंगल की दोपहर वापस आ गई। अब छुपाने का क्या फायदा था? आयशे चंद लम्हे कुछ सोचती रही थी। प्याली उसके हाथ में थी, मगर वो उसे लबों तक ले जाना जैसे भूल गई थी। क्या बॉर्डर वहां से बहुत करीब पड़ता है? हाँ, बहुत करीब। उसकी निगाहों के सामने फिर से वही रात घूम गई। वो खौफनाक बरस से बारिश वाली रात। तो क्या बॉर्डर की सारी खबरें कैलिस में लोगों को मिल जाया करती हैं? किस किस्म की खबरें आयशे? उसने जब इस स्क्रीन को देखा। मतलब जो लोग इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उनकी गिरफ्तारी की खबरें? क्या मंगल की सुबह तुमने कोई ऐसी खबर सुनी थी? वो बस सोच सोच कर बोल रही थी और लम्हे भर के लिए हया को लगा उसका सांस रुक गया है। वो अपनी बहन की जासूस है, सारी बातें उसको बताती होगी। तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास था बाहर है? क्या तुम लोग कैलिस जाओगे? अब्दुल रहमान कैलिस का नाम ले रहा था। हया, आयशा ने उससे पुकारा। कड़ियों से कड़ियां मिलाई तो एक अजीब सा ख्याल जहन में उभरा। नहीं, ये नहीं हो सकता। आयशा किसी को पुलिस को क्यों बताएगी? मगर फिर वो बॉर्डर की गिरफ्तारी के बारे में सुनने में इतनी दिलचस्पी क्यों रखती थी? हाँ, पीर और मंगल की दरमियानी रात वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा था आयशे, मगर सिक्योरिटी एहलकार उसके इंतजार में थे। वो गिरफ्तार हुआ या मारा गया मैं नहीं जानती, मगर मैं इतना जानती हूँ कि वो उसके इंतजार में थे, क्योंकि कि तुमने उनको बताया था, है ना? पता नहीं कैसे ये सब उसके मुंह से निकला था। लाव शोर में जुड़ती कड़ियां मिलकर एक ऐसी संजीर बना गई थी जिससे उसके गले में फंदा डाल दिया था। आयशा लम्हे पर को खामोश हो गई। हया को लगा वो इनकार कर देगी, मगर वो झूठ नहीं बोल सकती थी। हाँ, मैंने उनको कॉल की थी, ये मेरा फर्ज था। अगर मुझे ये मालूम हो कि कौमी मुजरिम कानून तोड़ने जा रहा है, तो मुझे सिक्योरिटी फोर्सेस को बताना चाहिए था। वो बेयकीनी से आयशे को देख रही थी। वो कितने आराम से ये सब कह रही थी। क्या उसे नहीं मालूम था वो क्या कह रही थी? मरहबा हया, बहारी कहीं पीछे से आई और बहन के कंधे से झूलकर चेक कर स्क्रीन में देखा। हया ने जवाब नहीं दिया। वो अभी तक आयशे को देख रही थी। अब्दुल रहमान मुजरिम नहीं था आयशे, वो मुजरिम नहीं था। चाय का खून पड़ते पड़ते आयशे कुल ठहरी। उसकी आंखों में अजनबा उभरा। अब्दुल रहमान का क्या जिक्र? तुम? हया ने लब खोले मगर रुक गई। उसके अंदर उबलता गुस्सा बेयकीनी सब रुक गया। कहीं कुछ गलत था। तुम तुमने आयशे, हम अब्दुल रहमान की बात कर रहे हैं जिसे मैंने खलीस में खो दिया है। बेबसी से उससे कहना चाहा। बाहर कभी आयशे को देखती और कभी स्क्रीन को। चाय की प्याली बेख्तियार एक तरफ रखते हुए वो सीधी हुई। उसकी आंखों में उभरी हैरत अब बेयकीनी में बदल गई थी। अब्दुल रहमान कैलिस में क्या कर रहा था? तुम जानती हो क्या कर रहा था? तुमने सिक्योरिटी को बताया उसकी बॉर्डर क्रॉसिंग का। हया, वो कैलिस में नहीं था, उसे अंकारा से जर्मनी जाना था। वो कैलिस क्यों गया? तुम जानती हो वो कैलिस में था आयशे। तुम्हें बहारे ने बताया था, मुझे मालूम है। जज्बात की शिद्दत से उसकी आवाज़ बुलंद हो गई थी। बहारे कुल, तुम जानती नहीं? आयशा ने बेयकीनी से अपनी बहन को देखा। वो बेसाख्ता सहम कर पीछे हुई। मैंने कुछ नहीं किया, सब मुझे ऐसे क्यों देखते हैं? उसकी आंखें डुबडुबा गई।
वो मंगल की रात बॉर्डर क्रॉस करने जा रहा था। क्या ये तुम्हें बहारे ने नहीं बताया? वो बॉर्डर क्रॉस करने जा रहा था? नहीं हया, ये नहीं हो सकता। आयशा अभी तक बेदम बहुत थी। मैंने इसके बारे में तो किसी को कुछ नहीं कहा। मैं तो नसूख फखरी के बारे में बताया था, सिक्योरिटी को। उसे बॉर्डर क्रॉस करना था। मंगल और पीर के दरमियानी शव वो जिहान था आयशे, जिसके बारे में तुमने उनको बताया। और तुमने कॉल ही क्यों की सिक्योरिटी को? वो तभी तभी चिल्लाई थी। उस रात के सख्त बारूद की खुशबू, रोशनी के गोले, सब फिर से ताज़ा हो गया था। क्योंकि मुझे अब्दुल रहमान ने ऐसा करने को कहा था, वो बेबसी से बोली थी। बहारे ने तायद में सर हिलाया। मेरी बहन सच कह रही है, मैंने उनकी बातें सुनी थी चर्च में। हया को लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। आयशे, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। आने के पुकारने पे वो चौंकी। गोद में रखा मोबाइल जाने कब से बज रहा था। बहारे, नंबर पे लिखा नाम बहुत मोहब्बत से उसे आने को बताया और सबस बटन दबाकर फ़ोन कान से लगाया। सलाम अलैकुम, उसे मुस्कुराकर इस्लाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ईरान से हज़ारों किलोमीटर दूर वो अल अल अरा वादी के चर्च में खड़ा बहारे के फ़ोन को कान से लगाए कह रहा था। साथ ही उसे पलट कर देखा। चर्च के खुले दरवाजे से बैरूनी सीढ़ियाँ नजर आ रही थीं जो पहाड़ के नीचे तक जाती थीं। हया अभी तक नमाज पढ़कर नहीं आई थी और बहारी के पर्स से फ़ोन पहले से निकाल कर उसे तस्वीरें खींचने चर्च की ऊपरी मंजिल पे भेजा था। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुर्की वाले कैसे हैं? उसकी मुस्कुराहट और भी खूबसूरत हो गई। तमानियत के सारे रंग आंखों में उतर आए थे। बहुत दिन बाद उससे अब्दुल रहमान की आवाज़ सुनी थी। आयशे, याद है तुमने कहा था तुम मुझे एक फेवर दोगी? वो चर्च की चौखट में खड़ा सीढ़ियों को ही देख रहा था। हया के आने से पहले पहले उसे बात खत्म करनी थी। हाँ बताओ, क्या हुआ? तुम तुर्की के सबसे बड़े बॉर्डर के बारे में क्या जानती हो? कौन सा बॉर्डर? तुर्की और शाम का? तो उससे जानी वो चौंकी थी। हाँ, उस बॉर्डर को एक कौमी मुजिम इस मंगल की रात क्रॉस करेगा, गैर कानूनी तौर पर। ऐसे में तुम्हें कुछ करना है। चंद लम्हे की खामोशी के बाद गालपन वो किसी और जगह आ गई थी। वो बोली, हाँ कहो फिर, मैं सुन रही हूँ। तुर्की का तुम पे कर्ज है आयशे। अपने दिल से पूछो कि अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि एक मुजरिम तुर्की का एक कौमी मुजरिम गैर कानूनी तरीके से सरहद पार कर रहा है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? आयशे खामोश रही थी। वो आवाज़ मज़ीद धीमी करते हुए बोला, तुम्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर को फ़ोन करना चाहिए। तुम्हें उनको बताना चाहिए सब कुछ, ताकि वो उसे गिरफ्तार कर सकें। मगर नहीं, आयशे गुल ये कैसे करेगी? आयशे गुल तो कुछ कर नहीं सकती। ज़रा ऊंचा बोलो, इतना हिस्सा मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या कोई आस पास है? वो पूरा मानकर ज़रा अफी से बोली, जैसे आखिरी फिक्रे को नज़रअंदाज करना चाह रही है। मैं नहीं चाहता कि कोई सुने। तुम ये सब लिख लो और कमांडर का नंबर भी। फिर वो उससे तमाम ज़रूरी बातें बताता गया और वो लिखती गई। उन्हें तुम्हारी कॉल ट्रेस करने में 90 सेकंड लगेंगे। तुमने 80वें सेकंड कॉल काटनी है। तुम ये करोगी ना? तुमने मुझसे वादा किया था। और तभी उसको अपनी पूछ पे आहट का एहसास हुआ। वो तेज़ी से पलटा। अंदर चर्च की सीढ़ियों पे हरकत सी हुई थी। कोई आ गया है, मैं बाद में कॉल करूँगा। और उसका मरहबा सुनने से कबल ही वो सब गिरफ्तारी से आगे आया और सीढ़ियों की ओट में खड़ी बहारी गुल को कान से पकड़कर बाहर निकाला। मैं अभी आई हूँ, वल्लाह मैंने कुछ नहीं सुना। छोटी बिल्ली बुखला गई थी मगर वो लपींचे भरमी से उसे चर्च से बाहर लाया था। तो तुम मेरी बातें सुन रही थी। तुम्हें तुम्हारी बहन ने सिखाया नहीं है कि किसी की बातें छुप कर नहीं सुनते? मेरी बहन को कुछ मत कहो। जो तुमने सुना है, अगर वो तुमने हया को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बहारे। वो दबे दबे गुस्से से कह रहा था। और अगर तुमने अपनी बहन को बताया कि मैं ये बात हया को बताने से मना किया है तो मैं वाकई बहुत बुरा पेश आऊंगा। सीढ़ियों पर टक टक की आवाज़ गूंजने लगी। वो ऊपर आ रही थी। जिहान ने बहारे को मोबाइल वापस किया, जिसे उसे जल्दी से अपने पर्स में डाल दिया। अगर तुमने मेरी बात ना मानी बहारे। मैंने कुछ नहीं सुना। वो रूहान सी हो गई थी। हया तब तक ऊपर पहुंच चुकी थी। उससे ये सब कहा? वो बेचैनी से स्क्रीन पर नजर आती आयशे और बहारी को देख रही थी। हाँ, मेरी बहन सच कह रही है, मैंने खुद सुना था। तुमने ये सब सुना था? और वो समझती रही कि शायद उसने उसकी और जिहान की बातें सुनी थी, मगर वो तो उर्दू में बात कर रहे थे। वो सुन भी लेती तो उससे क्या समझ आता। उससे उनकी बातें नहीं सुनी थी। वो एक दफ़ा फिर एक तरफ की कहानी से नतीजा अगस कर गई थी। उससे अपनी मुखबरी खुद करवाई। उससे खुद को खुद गिरफ्तार करवाया, मगर क्यों? इस सारे किस्से का कोई सेंस ना बनता था। वो हैरान थी, परेशान थी। तुम्हें कैसे पता कि वो गिरफ्तार हो गया है? आयशा ने बेचैनी से पूछा। मैंने खुद देखा था। वो हया के अल्फाज सबों पे टूट गए।
उसने क्या देखा था? हेवले, धुआं, रोशनी के गोले, एक तरफ की कहानी। मुझे नहीं पता मैंने क्या देखा था, मुझे नहीं पता। वो बेबसी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। फिर एकदम झमक्के से उसे याद आया, जिहान के जूतों का रुख। जब वो उठा था तो उसके जूतों का रुख बाईं जानिब था। हालांकि वो सरहद की तरफ मुंह किए खड़ा था। क्या वो सरहद की तरफ जा नहीं जा रहा था? वो बाईं जानिब जा रहा था, मगर बाईं तरफ क्या था? प्लीज़, तुम्हें जब भी कुछ पता लगे मुझे ज़रूर बताना। अगर उससे मेरी वजह से कुछ हुआ तो मैं सारी ज़िंदगी उसको माफ़ नहीं करूँगी। आयशे बहुत फिक्रमंद और बेचैन हो गई थी। हया ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। आयशे को तसल्ली देने के लिए एक लफ्ज़ भी उसके पास ना था। सरहद की वो रात, वो हर राक्लेस की दायमी आग से उठते धुएं के मरगोले, सब फिर से जहन में ताज़ा हो गया था। उससे दीवार पे लगे कैलेंडर की तारीखों को एक दफ़ा फिर देखा। अभी अभी उससे सुर्ख पेन से आज की तारीख यानी हफ्ते का दिन काटा था। अब मज़ीद 2 रोज़ बाकी थे, फिर मंगल था। पेन रखकर वो ड्रेसिंग टेबल तक आई और आईने में खुद को देखा। डूबती उम्मीद के दरमियान उसका दिल बनने संवरने तैयार होने किसी भी चीज़ को नहीं जा रहा था। सादा शलवार कमीज और शानों में फैला सफ़ेद दुपट्टा और ढीले जोड़े में बंधे बाल, वीरान आंखें। दिल तो वहीं जैतून के दरख्तों में खो गया था। वो बाहर आई तो रोहेल किचन की अधखोली दीवार के पीछे से नजर आ रहा था। उसे आते देखकर जरा सा मुस्कुराया। पियोगी? वो कप में कांटे से कॉफी फेंट रहा था। वो हल्का सा नफी में सर हिलाते आगे आई और किचन की सेंटर टेबल की कुर्सी खींच कर बैठी। और क्या हो रहा है? जिहान ने कब आना है? घूम फिर कर वही सवाल। अच्छा है ना वो नहीं आया? सब खुश हो गए। उसे और मुझे साथ देखकर खुश था ही कौन भला? वो तलहीस से बोली। अरे, मैं तो खुश था, बल्कि वो आता तो और भी खुश होता। है, फुप्पो कह रही थी कि वो मंगल को आ जाएगा। रोहेल पूछ रहा था या बता रहा था वो समझ नहीं सकी। फूफो को तो उससे खुद ही बताया था, मगर जब उससे खुद ही यकीन नहीं था तो रोहिल को क्या दिलाती। नताशा कहाँ है? उससे इधर उधर देखते हुए मौसू बदला। अंदर होगी, वलीमे के लिए अपने ड्रेस की डिजाइनिंग करती फिर रही है। अच्छा, खुश है वो पाकिस्तान आकर? हम्म। रोहिल ने कॉफी फेंटते हुए जरा से शाने उचकाए। ये हाँ था, ये ना। वो समझ नहीं पाई। और अब तो अब्बा भी जिहान से खुश थे। तो पहले कौन सा वो कहते कहते रुकी। एकदम से कुछ याद आया। युगदा में जब रोहिल से उसकी बात हुई थी तब उससे कुछ बताया था। तुमने बताया था रोहिल, याद है कि अब्बा किसी वजह से जिहान से खफा थे? छोड़ो हया, रहने दो, वो तो बस ऐसे ही। नहीं, मुझे बताओ तो सही। तुमने कहा था बाद में बताऊंगा। कोई खास बात नहीं थी। जब अब्बा 1.5 साल पहले इस्तांबुल में सबीन फूफो से मिले थे तो उन्होंने किसी लड़की को जिहान को ड्रॉप करते देखा था। बस उसी बात से उनके दिल में गिरह लग गई थी। मगर खैर छोड़ो, इतनी छोटी छोटी बातों से क्या फ़र्क पड़ता है। और हया को तो ये बात अच्छे से याद थी। उससे अब्बा और ताया की बातें सुनी थी। हाँ, वो यही बात कर रहे थे, लेकिन जिहान ने उससे ये बात कभी नहीं बताई क्योंकि उससे पूछी नहीं थी। तो क्या अभी भी कुछ ऐसी बातें थीं जो वो उससे नहीं बताता था, जैसे आयशे को वो सब कहना? उफ। वो दोनों अभी वहीं बैठे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। हया ने आगे होकर फ़ोन उठाया। ज़हन में पहला ख्याल वलीद का आया था। हया, क्या तुम फारिग हो? सहमत आई बहुत ही शरीन लहजे में बोल रही थी। यकीनन कोई काम था। जी बताइए। इरम के साथ मार्केट तक हो आओ, कुछ कमीज़ देनी है उसे। और अपने ताया का तो तुम्हें पता ही है, वो अकेले जाने कहाँ देते हैं। ओके, मैं आ रही हूँ। कोई और वक्त होता तो शायद वो ना आती, लेकिन उससे इरम से भी तो बात करनी थी। सो एक नेज पे पहुंचकर वो अपनी जगह से खड़ी हुई। उससे कार पार्किंग एरिया में रोकी और गियर को न्यूट्रल पे किया। चाबी घुमाते हुए इरम को देखा। शलवार कमीज पर स्कार्फ लिए वो जरा बेचैन बेचैन निगाहों से शॉपिंग प्लाजा को देख रही थी। चले? उसकी बात पे इरम चौंकी। हाँ चले, मुझे कुछ कमीज से लेनी है। बल्कि ऐसा करते हैं कि इरम सर तसवसफ से रुकी। मुझे पिंक कलर में लॉन चाहिए। तुम यूँ करो, तुम शॉप के अंदर चली जाओ, जो अच्छी लगे निकालवा लाओ। तुम्हारा टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा है। मुझे कुछ ज्वेलरी भी उठानी थी, मैं तब तक दूसरे प्लाजा से उठा लाऊं। तुम बैठो, मैं आती हूँ। वो जैसे सारी तुम तैयार करके लाई थी और अब जल्दी जल्दी लॉक खोलने लगी। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं है, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक। तुम्हें यूं क्यों थकाऊं? बस 10 मिनट तो लगेंगे। इरम, अगर तुम्हें यूं अकेले जाना है तो पहले अपने अब्बा से पूछ लो। उससे कहने के साथ ही अपने मोबाइल पे ताया का नंबर मिलाया और कॉल के बटन पे हाथ रखे, मगर दबाए बगैर स्क्रीन इरम को दिखाई। दरवाजे को खोलते इरम का हाथ ठहरा। आंखों में उलझन और फिर गुस्सा तर आया। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी लड़के से मिलने जा रही हूँ? नहीं, मुझे लगता है तुम वलीद से मिलने जा रही हो। उससे भागो और इरम को देखते हुए रसान से कहा,
एक लम्हे के लिए इरम के चेहरे का रंग बदला, उससे थूक निकली, मगर फिर वो जी अकड़ा कर बोली, और अगर जा भी रही हूँ तो तुम क्या कर लोगी? मैं अकेली घर चली जाऊंगी और किसी को कुछ भी नहीं कहूंगी। फिर जब तुम तन्हा होगी तो सबको खुद ही वजाहत होगी। मैं तुम्हारे लिए कुर्बानी का बकरा क्यों बनूं हमेशा? मैं किसी से नहीं डरती हया। वो तो मुझे मालूम है। तुमने जो मेरी वीडियो सीने की हरकत की है उससे पता चल गया था कि तुम्हें अल्लाह का खौफ भी नहीं है। कौन सी वीडियो? इरम ने अब्रू उठाई। चेहरे का बदलता रंग गवाही दे रहा था कि ये हरकत उसी ने की थी। फोन पे भले वो जितनी मजबूती से बात कर ले, सामने की बात और होती है। तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ। तुमने इस तरह करने से पहले इतना भी नहीं सोचा कि इसमें तुम्हारी भी बदनामी होगी। वो दुख से इरम को देखते हुए बोली। गाड़ी के शीशे हाथ खोले थे। उसके बावजूद बाहर के शोर से बेनियाज वो दोनों एक दूसरे को देख रही थी। हया दुख से और इरम तलखीज से। मेरी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मेरी जितनी बदनामी तुमने करवानी थी करवा ली। इरम, तुम वलीद से वो वीडियो वापस ले लो। उससे इल्तिजा नहीं की थी, बस कतियत से कहा था। अच्छा, ये चाहती हो तुम? और अगर मैं ना लूँ तो? इरम के चेहरे पे कड़वी सी मुस्कुराहट थी। तो तुम नताइज की जिम्मेदार खुद होगी। और अगर मैं इस शर्त पे लूँ कि अब्बा के सामने जाकर तुम कहोगी कि मैं उस रात तुमसे ही बात कर रही थी और तुम्हारा ही कुछ जानने वाला था जिससे अब्बा के फ़ोन करने पे फ़ोन उठाया था, तो क्या तुम ऐसा कर लोगी? आया चंद लम्हे बहुत दुख से उसे देखती रही। यू नो वॉट, तुम और वलीद एक जैसे हो। जब खुद फंसे हुए होते हो तब भी तुम्हें लगता है कि दूसरों को अपने इशारों पे रचा सकते हो। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो फिर ठीक है, करने दो वलीद को उस वीडियो के साथ वो जो करना चाहता है। चंद लम्हे दोनों के दरमियान एक तल्ख सी खामोशी हाल रही। हया सोचते हुए विंडो स्क्रीन के बाहर देखती रही। किसी तरह उसे इरम को कन्विंस करना था कि वो वलीद से वो वीडियो ले ले, किसी भी तरह। इरम, मेरी बात सुनो, उसमें तुम्हारा पार्ट भी है। सिर्फ मैं नहीं, तुम भी बदनाम हो जाओगी। पहली दफ़ा इरम के चेहरे पे एक मुतमईन सी मुस्कुराहट उभरी। आर यू श्योर हया कि उससे मेरा पार्ट भी है? और हया सुन सी रह गई। इसका मतलब था कि इरम ने अपना पार्ट एडिट कर दिया था और वो इन कामों में बहुत अच्छी थी। इससे पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया कि वो ऐसा भी कुछ कर सकती थी? तुमने सिर्फ मुझे बेइज्जत करने के लिए सब किया है। इरम, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? वो इतनी देर से सपाट लहजे में बात कर रही थी, अब उसकी आवाज़ में शदीद सरमादार आया। हाँ, करती हूँ। और तुम्हारे इस पुरखे से भी नफरत है मुझे। हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे अब्बा से बातें सुननी पड़ती थी। इरम एकदम फट पड़ी थी। जब रोहेल भाई अमेरिका गए और तुम यूनिवर्सिटी, तो तुम एकदम मॉडर्न हो गई। अब्बा तुम्हें कुछ नहीं कह सकते थे, सो उन्होंने मुझ पर रोक टोक ज़्यादा कर दी कि कहीं मैं तुम्हारे जैसी न बन जाऊं। तुम्हारी वजह से मुझ पर सख्तियां बढ़ी हैं और अब मैं तंग आ गई हूँ इस ज़बरदस्ती के स्कार्फ से। मेरा बस चले तो मैं इस शहर की सारी स्कार्फ शॉप्स को आग लगा दूँ। नहीं करना मुझे स्कार्फ। क्यों करते हैं अब्बा इतनी सख्ती? वो एकदम रोने लगी थी। तो फिर क्या करें? वो सख्ती ना करें तो क्या अपनी बेटियों को खुला छोड़ दें कि जो मर्जी करो? ऐसा नहीं हो सकता इरम। हाँ ठीक है, उनकी ज़हन साज़ी भी करनी चाहिए। उन्हें स्कार्फ के लिए पहले कन्विंस करना चाहिए। मगर इरम, उनकी नीयत तो हमेशा अच्छी थी ना? उससे समझाने की कोशिश की। इरम के आंसुओं से उसका दिल ज़रा पिघला था। तुम्हें सादा अब्बा की वकालत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी तो ठीक है, चलो घर। मुझे नहीं जाना कहीं। वो आंसू पोंछती एकदम बहुत तल्खी से कहती सीधी हुई। हया ने अफसोस से उसे देखा। दिल में जो नरम गोशा बनने लगा था वो फ़ौरन मिट गया। आखिर वो भूल भी कैसे सकती थी कि इरम ने वलीद को वीडियो दे दी थी। इतना बड़ा धोखा उससे हया के साथ किया था। उससे अफसोस से सर झटका और इग्निशन में चाबी घुमाई। कार के इंजन में हरारत पैदा हुई। इरम भीगी निगाहों से शीशे के पार देख रही थी। उसे अब भी अपनी ही फिक्र थी। अपना स्कार्फ, अपने अब्बा की सख्तियाँ, अपनी मजबूरियाँ। उसे अब भी हया की या उस वीडियो की फिक्र नहीं थी। मंगल आया, सुबह हुई, दोपहर चढ़ी, शाम उतरी और रात छा गई। वो नहीं आया। बुध भी गुजर गया और जुमेरात को साहिद चचा की बेटी महविश पाकिस्तान आ गई। मगर वो शायद क्राइसिस में थी। जाहिद चचा और आफ्ता चची ने किसी को नहीं बताया, मगर साइमा ताई को अपने किसी सोर्स से पता लग गया। महविश का शोहर उससे अगली फ़्लाइट में आ रहा था, मगर इमिग्रेशन के किसी चक्कर में फंस गया और एन वक्त पे गिरफ्तार कर लिया गया। महविश की फ़्लाइट जो कि एक रोज़ कबल की थी, सो इस वक्त तक पाकिस्तान आ चुकी थी। और फिर खबर मिलते ही ताया फुरकान और उनकी फैमिली समेत सभी आफ्ता चची की तरफ इकट्ठे हो गए थे। डाइनिंग हॉल में मेज से गिर 6 कुर्सियों पे सोनिया और वो 5 कज़न्स बैठी थी। महविश खामोश थी। वो सब भी। हया तो सरबराही कुर्सी पे बैठी दुपट्टा सर पे ठीक से लिए देख भी कहीं दूर हिला में रही थी। डाइनिंग हॉल और ड्राइंग रूम के साथ दरमियान जालीदार पर्दा घिरा था।
उसके बाहर सोफों पे सब बड़े बैठे थे, लड़के वगैरह भी इकट्ठे हो गए थे। सो वो बाहर लॉन में थे। अब तो हया की वजह से वो लड़कियों वाली तरफ आने से भी झिझकते थे। रोहेल और नताशा अलबत्ता सोफों पे ही बैठे थे। अफान के माँ बाप क्या कहते हैं? ताया अब्बा पूछ रहे थे। उनकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। जवाब में आबदा चची पूरे दिल से कुछ बता रही थी। उनको यकीनन यूँ सबका अफसोस के लिए आना अच्छा नहीं लग रहा था। आजकल के लड़के भी पता नहीं किन चक्रों में होते हैं, साइमा ताई ने हमदर्दी से कहा था। महविश ने दबे दबे गुस्से से जालीदार पर्दे को देखा और एकदम उठकर अंदर चली गई। सोनी ने अफसुर्दगी से उसे जाते देखा। क्या किया जा सकता था? बस अल्लाह खैर से उसे वापस पहुंचा दे, पप्पू ने धीरे से कहा था। उन्हें भी साइमा ताई का यूं सार से सबको अफसोस के लिए इधर ले आना अच्छा नहीं लगा था। जिहान की क्या खबर है सबीन? मंगल तो गुजर गई, उसका कोई अता पता ही नहीं। साइमा ताई को पप्पू का टोकना बुरा लगा तो तोपों का रुख अफान से जिहान की तरफ कर दिया। आया चौंक कर आधे हटे पर्दे को देखने लगी। आ जाएगा भाभी, किसी मसले में होगा, तभी देर हुई है। तुम भी अपने बेटे पर नजर रखा करो सुबीन। ताया अब्बा ने उसी अंदाज में कहा जिसमें वो अफान की बात कर रहे थे। पता नहीं वो भी किसी ठीक काम में है या अपने बाप के जनाजे पे भी तो नहीं आया था। जिहान का यहाँ क्या जिक्र भाई? पुप्पो के लहजे में दवा बराबर शिकवा था। हया ने मेज का कोना सख्ती से पकड़ा। पेशानी की रगें भींच गई थीं। अंदर एक उबाल सा उठा था। अफान का भी तो हमें नहीं पता था। यहाँ शायद किसी का भरोसा नहीं होता। ताया अब्बा ने पुप्पो की बात सुने बगैर तबसरा किया। हया के अंदर का उबाल बस किसी लावे की तरफ फट पड़ने को तैयार था। बामुश्किल वो सब करके लब भींचे बैठी रही। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ। आया ने मुड़कर देखा। जालीदार पर्दे के पास पुप्पो जरा हफीज से कहती नजर आ रही थी। उससे साइमा ताई और आफ्ता चची के चेहरों के मायने ये सासु आते के। और फिर अब्बा को देखा जो खामोशी से पुप्पो को देख रहे थे। सच कहूँ तो सबीन, मुझे तुम्हारे बेटे के काम मशकूक से लगते हैं। कभी कहता है रेस्टोरेंट है, कभी कहता है जॉब से छुट्टी नहीं मिली। बेहतर होगा तुम उसको भी चेक में रखा करो ताकि कल को कोई बड़ा नुकसान न उठाना पड़े। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो काम क्या करता है। और ताया की इस बात पर उसे लगा कि उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई है। बस बहुत हो गया, अब मज़ीद वो नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। ये ठीक था कि उसे राज रखने आते थे, मगर उसे सिर्फ वो राज रखने चाहिए थे जिनके रखने का कोई फ़ायदा हो, अब मज़ीद नहीं।